नमस्कार। आज हम हरिहर काका की कहानी को जरा और गहराई से देखेंगे। उनके किरदारों, उनके रिश्तों की उलझनें और वो समाज जिसमें वो रहते थे उसे समझने की कोशिश करेंगे। कहानी के केंद्र में तो हरिहर काका खुद हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल, एक कह सकते हैं कि एक धर्म संकट जैसी स्थिति में फंसे हुए हैं। और हाँ, कहानी में कथावाचक और हरिहर काका का भी एक बहुत खास रिश्ता है। बचपन का गहरा लगाव, फिर पिता जैसा प्यार और बाद में तो जैसे दोस्त बन गए वो। ऐसा रिश्ता जहां मतलब कुछ छिपाते नहीं थे एक दूसरे से। कथावाचक खुद भी बताते हैं ये। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, इस मामले की परतें खोलते हैं। हरिहर काका की जो जमीन थी 15 बीघे, वो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। एक तरफ उनके अपने भाई थे, दूसरी तरफ ठाकुरबाड़ी के महंत। दोनों को वो जमीन चाहिए थी। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है, कहानी बताती है कि एक वक्त ऐसा आया जब हरिहर काका को महंत और उनके भाइयों में कोई फर्क ही नजर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या चीज थी जिसने इन दोनों अलग अलग पक्षों को काका की नजरों में एकदम एक जैसा बना दिया? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, बाहर से तो वो अलग थे। एक परिवार था, दूसरा धर्म का केंद्र ठाकुरबाड़ी, लेकिन उनके इरादे, उनके तरीके वो बिल्कुल एक जैसे हो गए थे। काका के भाइयों ने जमीन पाने के लिए ठीक वही रास्ता अपनाया जो महंत ने अपनाया था। शुरुआत में दोनों ने झूठे प्यार और अपनेपन का दिखावा किया। जैसे भाइयों ने अचानक खूब सेवा शुरू कर दी। हाँ, खातिरदारी, पसंद का खाना वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। और महंत ने भी धर्म, पुण्य, स्वर्ग का लालच दिखाया, खूब मीठी मीठी बातें की, पर यह सब असल में दिखावा था। प्रेम और आत्मीयता का ढोंग जैसा कहा गया है। मतलब मकसद एक ही था, जमीन हथियाना, और तरीका पहले फुसलाना और फिर। बिल्कुल। और जब फुसलाने से, दिखावे से बात नहीं बनी, तो फिर दोनों ही पक्ष जोर जबरदस्ती पर उतर आए, हिंसा पर। हाँ, भाइयों ने भी उन्हें धमकाया, घर में एक तरह से नजरबंद कर दिया, खाना पीना मुश्किल कर दिया। और महंत और उसके आदमियों ने तो हद ही कर दी थी। उन्होंने काका का अपहरण करवाया। अपहरण? ठाकुरबाड़ी के लोगों ने। जी हाँ, दोनों ही पक्षों ने जमीन के लिए उन पर जुल्म किए, उन्हें शारीरिक कष्ट दिया। कहानी में तो यहाँ तक लिखा है कि जानवरों की तरह पीटा गया। तो जब इरादे एक जैसे हों, जुल्म करने के तरीके एक जैसे हों, तो फिर हरिहर काका को उनमें फर्क महसूस ना होना, ये तो स्वाभाविक था। उनकी नज़र में दोनों ही स्वार्थी थे, जालिम थे। उनकी आंखों में सिर्फ उनकी जमीन थी, हरिहर काका नहीं। आपने अपहरण का जिक्र किया, ये घटना तो वाकई बहुत डरावनी लगती है। कौन थे वो लोग और उन्होंने ठीक ठीक क्या किया था, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ठाकुरबाड़ी तो आस्था की जगह थी। वहां ऐसा कैसे हो गया? घटना ठाकुरबाड़ी के उस चेहरे को सामने लाती है जिसकी शायद गांव वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। काका को उठाने वाले ठाकुरबाड़ी के ही साधु संत और महंत के करीबी लोग थे, उसके समर्थक थे। बताया जाता है कि महंत खुद भी कोई सीधा साधा पुजारी नहीं था, बल्कि लड़ाकू और दबंग किस्म का था। उसी के इशारे पर उसके आदमी रात के अंधेरे में हथियार लेकर, भाला, गंडासा, यहाँ तक कि बंदूक का भी जिक्र है, वो पहुंचे और सोते हुए हरिहर काका को जबरदस्ती उठा ले गए। बंदूक लेकर? बाप रे। जी, उन्हें ठाकुरबाड़ी में ले जाकर पहले तो धमकाया, सादे और लिखे हुए कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लेने की कोशिश की। जब काका नहीं माने तो उनके साथ मारपीट की गई। और उसके बाद जो हुआ वो तो मतलब क्रूरता की हद थी। उनके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो आवाज न निकाल सकें, और फिर उन्हें ठाकुरबाड़ी के ही एक पीछे के कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। ओहो, ये तो सीधा सीधा अपहरण और बंधक बनाने का मामला हुआ। बिल्कुल, अवैध हिरासत, हिंसा, और वो भी धर्म की आड़ में। ये सुनकर तो सच में यकीन करना मुश्किल है कि धर्म और आस्था के नाम पर ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इन भयानक अनुभवों से गुजरने के बाद भी कहानी में एक बात कही गई है जो सोचने वाली है, कि हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। कहानी के आधार पर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आमतौर पर तो हम मानते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई से ही समझ आती है। ये एक बहुत अहम बात है। हरिहर काका की कहानी इस आम धारणा को जैसे चुनौती देती है। वो अक्षर ज्ञान शायद नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास जीवन के अनुभवों का वो खजाना था, वो समझ थी जो किसी किताबी ज्ञान से कम नहीं थी। उनकी दुनियादारी की समझ कई जगह दिखती है।
पहली बात तो यही कि वो अपने भाइयों के बदले हुए बर्ताव को हाँ। और महंत की उन चिकनी चुपड़ी बातों को, उनके पीछे छिपे असली इरादे को वो भांप गए थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये जो अचानक इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, ये सिर्फ उनकी जमीन के लिए है। हाँ। उनसे किसी को कोई असली लगाव नहीं है। ये समझ अनुभव से ही आती है, लोगों के व्यवहार को गौर से देखने और समझने से आती है। और क्या कोई खास घटना या उनका कोई फैसला है जिससे उनकी इस समझ का और पता चलता हो? बिल्कुल, उनका सबसे बड़ा फैसला ही उनकी गहरी समझ का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने अपने आसपास, गांव में, इलाके में ऐसे कई किस्से देखे थे, सुने थे, जहां लोगों ने जीते जी अपनी जायदाद अपने बच्चों या किसी और के नाम कर दी थी। और उन्होंने ये भी देखा था कि ऐसा करने के बाद उन लोगों की क्या हालत हुई, कैसी दुर्दशा हुई। अच्छा। संपत्ति हाथ से गई तो मान सम्मान भी गया, कोई पूछता तक नहीं था, जिंदगी मुश्किल हो गई थी उनकी। इन्हीं कड़वी सच्चाइयों को देखकर, अपने अनुभव से सीखकर, काका ने ये पक्का फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे, न भाइयों के न महंत के। ये बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, ये फैसला कोई अनपढ़ नासमझ आदमी नहीं कर सकता। ये एक ऐसे इंसान का फैसला था जिसने दुनिया के तौर तरीकों को, रिश्तों में पैसे के दखल को और आने वाले खतरों को बहुत गहराई से समझ लिया था। उनकी निरक्षरता, उनकी प्रैक्टिकल विजडम, उनकी व्यवहारिक बुद्धि के आड़े नहीं आई। ये बात तो है। अनुभव वाकई एक बहुत बड़ा शिक्षक हो सकता है। चलिए अब थोड़ा समाज के नजरिए पर भी बात करते हैं। कहानी के शुरू में गांव वालों का ठाकुरबाड़ी के लिए रवैया कैसा था? बताया गया है कि उनके मन में अपार श्रद्धा थी। हर कामयाबी का श्रेय ठाकुर जी को, हर त्योहार वहीं से शुरू, दान पुण्य सबसे पहले वहीं। ये किस तरह की मानसिकता दिखाता है? ये गांव वालों की ठाकुरबाड़ी के प्रति गहरी आस्था दिखाता है, उन पर उनकी पूरी निर्भरता को दिखाता है। उनके लिए ठाकुरबाड़ी सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो उनके पूरे जीवन का जैसे केंद्र बिंदु था। उनकी सोच पर धर्म का बहुत गहरा असर था। वो मानते थे कि गांव में जो भी अच्छा हो रहा है, फसल अच्छी हो, किसी के घर संतान हो, कोई मुकदमा जीत जाए, सब ठाकुर जी की कृपा से ही है। हाँ, ये आम धारणा होती है कई जगह। जी, इसीलिए हर खुशी के मौके पर या कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले ठाकुरबाड़ी में भेंट चढ़ाना, मन्नत मांगना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। ये उनकी भक्ति भावना, उनका विश्वास और शायद एक तरह की सामाजिक परंपरा भी थी, जहां धर्म उनके पूरे सोशल फैब्रिक से, सामाजिक ताने बाने से गहराई से जुड़ा था। लेकिन फिर हरिहर काका वाला मामला सामने आता है, जिसमें ठाकुरबाड़ी की भूमिका बहुत ही नेगेटिव नजर आती है। तब गांव वालों की राय क्या रही? क्या उनकी वो अपार श्रद्धा वैसी ही बनी रही या उसमें कोई बदलाव आया? इस बदलाव या ठहराव का क्या मतलब निकालें? यहीं पर गांव के समाज का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। हरिहर काका के मामले ने गांव को साफ तौर पर दो गुटों में बांट दिया। वो जो अपार श्रद्धा थी, वो अब बटी हुई राय में बदल गई। एक गुट उन लोगों का था जो ज्यादा परंपरावादी थे, धार्मिक संस्कारों वाले थे, या शायद थोड़े पेटू और चालाक किस्म के भी थे, जिन्हें ठाकुरबाड़ी से जुड़े रहने में अपना फायदा दिखता था। अच्छा। इन लोगों की राय थी कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। उनका तर्क था कि इससे काका को पुण्य मिलेगा, लोक परलोक सुधर जाएगा, उनका नाम होगा और ठाकुरबाड़ी का भी मान बढ़ेगा। ये गुट महंत के पक्ष में था। और दूसरा गुट, उनकी क्या राय थी? दूसरा गुट उन लोगों का था जो शायद थोड़े प्रगतिशील विचारों वाले थे, या फिर ऐसे किसान थे जिनके अपने घरों में भी हरिहर काका जैसे बुजुर्ग रहे होंगे। वो उनकी स्थिति से शायद हमदर्दी रखते थे। इन लोगों का मानना था कि काका को अपने परिवार का साथ देना चाहिए। मतलब भाइयों को जमीन देनी चाहिए? हाँ, कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, इसलिए जायदाद भाइयों को ही मिलनी चाहिए। उनका तर्क था कि भाइयों का हक मारना या उन्हें जमीन न देना अन्याय होगा। ये गुट परिवार के पक्ष में था। तो मतलब एक ही गांव, वही लोग, लेकिन जब मामला निजी स्वार्थ या रिश्तों के टकराव का आया तो आस्था और राय दोनों बढ़ गईं। व्यक्तिगत हितों और परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकती हैं या कमजोर पड़ सकती हैं। जब तक मामला दूसरों का था या सामान्य था, तब तक ठाकुरबाड़ी सबसे ऊपर थी। लेकिन जब गांव के ही एक आदमी के साथ ठाकुरबाड़ी और परिवार के बीच झगड़ा हुआ, तो गांव वाले भी अपनी अपनी सहूलियत, अपनी सोच और शायद अपने स्वार्थ के हिसाब से पक्ष चुनने लगे।
ये समाज की जटिलता को दिखाता है, उसके अंदर मौजूद अलग अलग विचारों और प्राथमिकताओं को उजागर करता है। हाँ, ये समाज के यथार्थ का एक पहलू है, बिल्कुल। खैर, कहानी में एक जगह लेखक ने जीवन और मृत्यु को लेकर एक बहुत गहरी, थोड़ी फिलॉसफिकल सी बात कही है। वो कहते हैं, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक ने हरिहर काका के संदर्भ में ये बात क्यों कही होगी? काका को ऐसा कौन सा ज्ञान हो गया था? ये पंक्ति हरिहर काका के मानसिक और भावनात्मक बदलाव का सार है एक तरह से। लेखक का यहाँ अज्ञान से मतलब है सांसारिक मोह माया में फंसे होना, रिश्तों से, संपत्ति से, इन सब चीजों से बहुत गहरा जुड़ाव होना। जब तक इंसान इन चीजों से बुरी तरह बंधा रहता है, उसे लगता है यही सब कुछ है और मृत्यु इन सब कुछ छीन लेगी, इसलिए वो मौत से डरता है। लेकिन ज्ञान का मतलब है इस सच्चाई को समझ लेना कि ये दुनिया, ये रिश्ते, ये धन दौलत सब नश्वर हैं, अस्थायी हैं। मृत्यु तो आनी ही है, वो जीवन का अटल सत्य है। और सुख दुख, अपना पराया, ये सब मन के वहम है, भ्रम है। जब इंसान को ये समझ आ जाती है तो उसका इन सांसारिक चीजों से मोह टूट जाता है। और हरिहर काका के साथ ऐसा कब और कैसे हुआ? ये ज्ञान उन्हें कैसे मिला? हरिहर काका को ये ज्ञान किसी किताब से या किसी उपदेश से नहीं मिला। उन्हें ये ज्ञान मिला जीवन के सबसे कड़वे अनुभवों से। जब उन्होंने अपने सगे भाइयों का असली स्वार्थी चेहरा देखा, जिन्होंने जमीन के लिए उन पर हाथ तक उठा दिया, और जब उन्होंने धर्म के ठेकेदार, महंत और साधु संतों का वो क्रूर और लालची रूप देखा, जिन्होंने धर्म की आड़ में उनका अपहरण किया, उन पर जुल्म किया, तब उनका भरोसा टूट गया होगा। बिल्कुल। तब उनका दुनिया से, रिश्तों से और यहाँ तक कि धर्म के बाहरी दिखावे से भी मोह भंग हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जिन रिश्तों और मान्यताओं को वो अब तक थामे हुए थे, वो सब कितने खोखले हैं। उनका मन जैसे संसार से उचट गया। और जब जीने का, इन रिश्तों का, इस संपत्ति का मोह ही नहीं रहा, तो फिर मरने का डर कैसा? हाँ, बात तो सही है। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान होने के बाद वो मृत्यु का वरण करने, यानी उसे गले लगाने तक को तैयार हो गए। उनका डर खत्म हो गया क्योंकि उनका मोह खत्म हो गया था। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद सीख थी। तो कुल मिलाकर देखें, हरिहर काका की ये कहानी सिर्फ एक आदमी और उसकी जमीन की कहानी नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरी है। ये रिश्तों की उलझनों को, स्वार्थ के आगे इंसानी मूल्यों के गिरने को और समाज के दोहरेपन को बहुत गहराई से दिखाती है। और साथ ही ये भी बताती है कि कैसे जीवन के कठोर और दुखद अनुभव भी इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा न भी हो, दुनिया की एक ऐसी समझ दे सकते हैं जो शायद किताबों में भी ना मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम रिश्तों को कितना आदर्श मानकर चलते हैं। हम अक्सर यही सुनते या पढ़ते हैं कि रिश्ते हमें जोड़ते हैं, सहारा देते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, समाज में सम्मान दिलाते हैं। लेकिन हरिहर काका का अनुभव, वो तो इस आदर्श तस्वीर के एकदम उलट था। उनकी असलियत कितनी दर्दनाक थी, जहां उनके अपने रिश्ते ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और वजह सिर्फ वो 15 बीघे जमीन। ये कहानी इस कड़वी सच्चाई को सामने रखती है कि कैसे संपत्ति और स्वार्थ खून के रिश्तों और यहाँ तक कि धार्मिक आस्थाओं पर भी भारी पड़ सकते हैं। और जैसा कि एक सवाल भी उठता है, अगर उनके समय में आज की तरह मीडिया होती या सामाजिक जागरूकता ज्यादा होती, तो क्या उनकी कहानी का अंत कुछ और हो सकता था? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है आज के संदर्भ में। शायद हाँ, शायद कुछ अलग होता। अगर मीडिया होती तो उनका मामला शायद गांव तक ही सीमित न रहता, दुनिया के सामने आता। हो सकता है अधिकारियों पर दबाव बनता, पुलिस हरकत में आती। शायद उन्हें वहां से निकाला जाता। हाँ, उन्हें महंत और खाइयों के चुंगल से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सकता था, शायद कानूनी मदद मिलती। लेकिन ये सब शायद है। असल सवाल जो ये कहानी आज भी हमारे सामने रखती है, वो ये है कि क्या आज के समाज में, जहाँ रिश्ते शायद और भी ज्यादा जटिल हो गए हैं, जहाँ दिखावा और स्वार्थ शायद कम नहीं हुआ है, क्या आज ऐसे हरिहर काका मौजूद नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या आज भी संपत्ति के लिए या दूसरे स्वार्थों के लिए बुजुर्गों का या कमजोर लोगों का शोषण नहीं हो रहा? ये कहानी हमें अपने आसपास देखने और सोचने को मजबूर करती है कि इन दिखावे के रिश्तों के पीछे ऐसी कितनी खामोश सिसकियां,
आज भी दबी हुई होंगी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको रुककर सोचना चाहिए।